ओम सहना भवतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। Gently open your eyes. चलिए, तो उत्तान मंडूकासन आपका चलेगा। उत्तान कूर्मासन तक शायद हो गया था, आपको बता दिया था। उत्तान मंडूक आसन, ठीक है, 2-4 आसन रहे हैं। तो इसकी विधि क्या है? उत्तान मंडूक का अभ्यास कैसे किया जाता है? सुप्त वज्रासन के समान किया जाता है। अर्थात वज्रासन में पीछे लेट जाना है, सिर को नीचे रख लेना है और दोनों जांघों को एक साथ मिला लेना है। ये तो हो गया सुप्त वज्रासन। अब इससे नितंब एडी के ऊपर रहते हैं। वज्रासन को की तरह ही केवल पीठ को धनुष के आकार का बना लेना है। तो उत्तान मंडूक में कमर को भी उठा दिया जाता है और कमर को उठाने से जो शरीर का भार है घुटनों और सिर पर आ जाता है और इससे पैर अलग अलग हो जाते हैं। जो पैर हैं वो फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो उत्तान मंडूकासन वो हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें, ये इस तरह से उत्तान मंडूकासन है। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब जो योगा प्रोटोकॉल में आता है वो थोड़ा सा बैठ के ही आप ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हैं, दोनों को क्रॉस कर लेते हैं। तो इस तरह से वज्रासन में बैठ के, किसी भी आसन में ऐसे बैठ के, तो उसमें उसको ऐसा दर्शाया गया है। लेकिन गहन संहिता में जो विधि बताई गई है उसी के अनुसार हम उसको करेंगे। ठीक है, तो इस आसन से जो चेस्ट है उसका विस्तार होता है, जो हमारे लंग्स की पावर है वो बढ़ती है, साथ में जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो रोग होते हैं उनका भी इलाज होता है, उनमें भी आराम लगता है। और जो स्पाइन के रोग होते हैं जैसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, इसके लिए भी बड़ा लाभकारी होता है। यही है इसमें, क्योंकि जिसको वज्रासन में बैठना आता है वो थोड़ा सुप्त वज्रासन भी कर सकता है। इसलिए वज्रासन के जो नियम लागू होते हैं, सावधानियां लागू होती हैं, वो यहाँ भी लागू होंगी। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी रहे वो, और नेक वैक की कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, वो इसमें आराम से कर सकता है। तो इसमें आपको थायराइड में भी आराम लगेगा और बहुत सारी चीज़ों में, स्पाइन के में भी आराम लगेगा। ये आपका उत्तान मंडूकासन हो गया। अब मंडूकासन आप देखेंगे कि जो मंडूकासन है, मंडूकासन को जैसे आपको बताया भी था कि ये डायबिटीज के लिए करना चाहिए। मेंढक की आकृति जैसी इसमें हो जाती है, इसलिए इसको मंडूकासन कहते हैं। तो मंडूक की विधि तो बड़ी सरल है। इसमें वज्रासन में बैठकर घुटनों को यथासंभव दूर दूर फैलाते हैं, फिर पैरों और एड़ियों को इतना फैलाते हैं कि नितंब आराम से भूमि पर टिक जाए। जैसे इसमें बताया गया कि जैसे आप उसमें करते हैं ना भद्रासन में, उस तरह से इसको बताया गया है। ठीक है, मंडूकासन में तो इसमें जो बताया गया है आपका भद्रासन की तरह ही ये मंडूकासन दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ हम जब हम करते हैं नॉर्मली मंडूकासन तो कैसे करते हैं, आप
वज्रासन में बैठते हैं, नाभि के पास हाथों को मुट्ठी बना के रखते हैं और आगे झुकते हैं, वो मंडूकासन है। ठीक है, लेकिन घेरण संहिता में इस विधि को बताया गया है। तो यदि घेरण संहिता की विधि के अनुसार पूछा जाएगा तो ये वाला करना है। ठीक है, कि हमको घेरण संहिता में ये देखा गया है। तो एक तरह से ये आपका, और इसमें स्पाइन को सीधा रखते हैं और ये आपका मंडूकासन बन जाता है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि हमको उसमें भद्रासन में तो घुटनों को पूरा इधर ले जाने की कोशिश करते हैं, साइड में चले जाने की कोशिश करते हैं। इसमें साइड में ले जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आराम से इतना गैप रख लेना है ताकि आपकी जो हिप है वो जमीन पर टिक जाए पैरों के बीच में। ठीक है, और पैर साइड में रहें आपके। तो इसमें अंतर बस इतना ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इस आसन से आपका फ्रेशनेस आती है, फ्रेशनेस के साथ साथ जो पेट के रोग हैं वो भी ठीक होते हैं, साथ में ही जो वीर्य की रक्षा होती है, शक्ति तेज की रक्षा होती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। इस तरह से इस आसन के ये लाभ होते हैं। शुरू में टफ पड़ सकता है बैठना, तो शुरू में आप ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, कंबल का यूज कर सकते हैं, तकिए का यूज कर सकते हैं। भद्रासन में जिसको बैठना आता है वो इसमें आराम से बैठ सकता है। सर इसमें पाँव बाहर तो नहीं करने होते हैं? हाँ, बाहर साइड में ही रहते हैं, बाहर की तरफ। पाँव ऐसे बाहर तो रखते हैं, बैठना है हमें, लेकिन पाँव की आकृति ऐसे तो नहीं रहेगी बाहर की तरफ? हाँ, बाहर की तरफ ही रहेगी। जी जी, मतलब हिप के साइड में पैर बाहर ही आ जाएंगे अलग से, और वो अपने आप ही बाहर की दिशा हो जाती है उनकी। ठीक है, तो ये वृक्षासन चलेंगे अभी। वृक्षासन, वृक्ष की आकृति के समान बोल के इसको वृक्षासन कहते हैं। इसमें, इस आसन में हम खड़े होकर आंखों की सीध में किसी बिंदु पर स्थिर होकर देखते हैं और दाहिने पैर को मोड़कर उसके पंजे को अर्ध पद्मासन की स्थिति में बाईं जांघ पर रख लेते हैं। अब यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ हम जांघ पर रखते हैं, यहाँ पद्मासन की तरह, जैसे दोनों तरह से आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अर्ध पद्मासन लगा लीजिए और एक पैर पे खड़े हो जाइए, या फिर अपने जो हील है वो थाई पर रखना होता है, दूसरे पैर की थाई पे, और जो आपकी जो वो रहती हैं, अंगुलियां रहती हैं, वो घुटने की तरफ रहेंगी, और हील ऊपर की तरफ सटा के रखना आपका पेरिनियम की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऐसे भी वृक्षासन होता है, ये भी है और ये भी है। इसमें इस तरह से वर्णन किया गया है ताकि आपका पैर उसको मतलब पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में आए, उस स्थिति में खड़े होना है। और हाथों को कैसी मुद्रा में रखना? प्रणाम की मुद्रा में रख लेना है, छाती से लगा लेना है। ठीक है, और फिर इसमें संतुलन बनाए के रखना है, बाद में पैर को बदल के आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह की इसमें स्थिति बताई गई है। और भी इसका जो वेरिएशन है, और अलग भी वेरिएशन है इसका। इसमें बैठना भी होता है, क्योंकि इसमें जो विधि बताई गई है, पहले वैसे खड़े होंगे, फिर धीरे से नीचे घुटने को मोड़ के, एक जो घुटना मुड़ा हुआ उसको नीचे रख लेंगे। ये देखिए, ये इसमें बताया गया है। इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक खड़े होके दिखाया है, एक बैठ के दिखाया है। ठीक है, दोनों को ही कर सकते हैं। परिग्रह जैसे आसन करते हैं, परिग्रह आसन में भी थोड़ा सा इसी तरह से इसका मतलब यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसी तरह से आपका मुड़ के बैठना होता है। तो इसमें यही है कि एक हाथों को प्रणाम की मुद्रा में छाती में लगा लेना है और दाहिने घुटने को मोड़ते हुए शारीरिक संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर रखना है और इस स्थिति में रुक जाना है। तो धीरे धीरे फिर शरीर को उठाते हुए दाएं घुटने को सीधा करके प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। फिर बाएं पैर को सीधा जमीन पर रख लेना है। ये एक तरह से वातयासन, वातायसन भी इसको कहते हैं, लेकिन महर्षि घेरंड ने इसको वृक्षासन का नाम दिया है। यदि कोई बोले कि वातयानासन करना है तो वातयानासन में ये आ जाएगा,
ठीक है, इस आसन का नाम मतलब आ जाएगा। अदरवाइज महर्षि गैरंड ने इसको वृक्षासन की संज्ञा दी है, क्योंकि शुरू में खड़े होने की स्थिति को वृक्षासन इसको मान सकते हैं, उसका वेरिएशन मान सकते हैं वृक्षासन का। तो इस आसन का अभ्यास संतुलन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, संतुलित होने के लिए किया जाता है। पैरों की मांसपेशियां, उदर क्षेत्र को मजबूत करता है, पेट को मजबूत करता है, किडनी को ठीक करता है, और जो हमारे यूरिन की प्रॉब्लम होती है या ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है उसमें भी क्रियाशीलता लाता है, उसको एक्टिव करता है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए, वीर्य रक्षा की क्षमता को विकसित करने के लिए भी यह आसन किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका वृक्षासन, जो इसमें घेरंड संहिता में बताया गया है। तो जिस तरह से घेरंड संहिता में बताया है वही उसी तरह से आपको ये आसन करने हैं। इसलिए भेद भी मैं बता रहा हूं आपको कि इनमें जो भेद है और दूसरे आसन में जो भेद है वो भी आप जो नॉर्मल करते हैं वो भी आप समझ के रखिए, और जो घेरंड संहिता के अनुसार बताई गई विधि है वो भी समझ के रखिए। ठीक है, यदि आप नॉर्मली कर रहे हैं तो नॉर्मल वाले ही करेंगे, यदि कोई स्पेशली पूछ रहा है कि घेरंड संहिता के अनुसार वृक्षासन करना है तो फिर इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो घेरंड संहिता में वर्णित जिस तरह से उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आता है आपका गरुड़ासन। गरुड़ासन भी आपको पता ही है, दोनों जांघों और घुटनों से छाती को दबाएं और देह को स्थिर रखें और दोनों घुटनों पर हाथों को रखकर बैठ जाएं, इसको गरुड़ासन कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि पहले बताया कि आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, और जब आपके परफेक्शन आ जाए तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली खड़े होकर ही करना चाहिए ये आसन। तो शुरू में आप बैठ के फिर बाद में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले लपेट के अपने पैरों को जिस स्थिति में लाना है अंतिम स्थिति में, उस स्थिति में बैठ के ले आइए और फिर धीरे धीरे से उसको आप अपना खड़े हो जाइए। तो जमीन पर बैठकर पैरों को सामने फैला लीजिए, उतना फैला लेना है, जांघों को हाथों से जमीन पर दबाना है, मेरुदंड को सीधा रखना है और शरीर के भार को एड़ी और नितंबों से ऊपर करना है ताकि पूरा भार जांघों पर आ जाए। इस अभ्यास में मेरुदंड को आप जितना ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे उतना ही भार नीचे पैरों में पड़ेगा, और जितना कम भार नीचे पैरों में पड़ेगा उतना ही बल से शरीर का जो आपका ग्रेविटी क्षेत्र है, केंद्र है, जांघों के बीच में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ऊपर आप उठ सकते हैं। तो बैठ के पहले प्रयास करना है, उस प्रयास को करके जब आपका कंफर्टेबल होने लगे और आप सहजता महसूस करने लगे तो आप खड़े होकर भी इसको कर सकते, फिर धीरे धीरे वहीं से उस स्थिति में खड़े हो जाइए। तो इसलिए गरुड़ासन में हाथ पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनको शक्ति प्रदान होती है, उसमें पावर आती है, नर्वस सिस्टम ठीक होता है, हेल्दी बनता है, जो आपकी जॉइंट्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल बनते हैं, उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। साइटिका और इस तरह के जो रोग होते हैं, उसके वायु के रोग होते हैं, जल के रोग होते हैं, जैसे जल बढ़ जाता है कई जगहों पे, कई अंगों में, ठीक है, अन्नकोश में मान लिया जल बढ़ गया है तो उसके लिए भी ये बड़ा सहायक होता है, और कुंडलिनी शक्ति के लिए भी ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बस ये समझ लेना है कि जबरदस्ती नहीं करना है, जितना मुड़ रहा है उतना मोड़े, नहीं तो बेल्ट का प्रयोग कर लें, बेल्ट से बांध ले, दुपट्टे से बांध लें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम तोड़ना मरोड़ना नहीं है अपने पैरों, क्योंकि इसमें तोड़ना मरोड़ना है। तो बाद में जब आप खड़े हो जाएंगे तो हाथों को भी आपको ऐसे ही कर लेना है। तो ये हाथों को भी लपेट लेना है, जैसे पैरों को लपेटा है ऐसे ही हाथ को लपेटना है। ठीक है, तो जिस पैर पे, यदि राइट पैर पे लेफ्ट पैर लिपटा है तो इसी तरह से राइट हाथ पे लेफ्ट हाथ लपेटना है। ठीक है, इस तरह से आपको वही विधि को अपना के रखना है, फिर चेंज कर लेना है, चेंज करके भी करना है। तो ये पहले लेट के बैठ के कैसे भी अभ्यास करके उसको
लपेटना सीख जाएं अपने पैर पे पैर, फ्लेक्सिबिलिटी ले आएं और फिर उसको खड़े होने का प्रयास करें। चाहे शुरू शुरू में सहारे से लगा के, कुर्सी पकड़ के, जैसे भी आपको करना है वैसे खड़े हो सकते हैं। शलभासन, शलभासन तो आपको पता ही है सबको, ठीक है। इसमें अर्ध शलभासन, पूर्ण शलभासन ये सब होता है, लेकिन इसमें शलभासन की चर्चा की गई है। इसमें क्या करना है, पैरों को सटाकर रखते हुए पेट के बल लेट जाना है, तलवे ऊपर की ओर रहेंगे और पहली अवस्था में हाथों को जांघों के नीचे भी रखा जा सकता है। जैसे कि बताया था ना, मुट्ठी बंद करके नीचे रखिए या हाथ खोल के भी, जिसमें जैसे शक्ति मिल जाए आपको जिस हिसाब से। और जब हम हाथों को जांघों के नीचे के रखते हैं तब पैरों को उठाने के लिए हाथों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जब अभ्यास धीरे धीरे पक्का हो जाए तब हाथों को जांघों के नीचे से निकालकर बगल में रख लेते हैं बाद में। तो शुरू में तो वही अभ्यास कराया है, ठीक है, वही करना भी है। तो पीछे से पूरा का पूरा शरीर उठा लेना है। तो हथेलियां नीचे की ओर रहती हैं, ठुड्डी को थोड़ा सामने की ओर लेकर जमीन पर रखते हैं और पूरे अभ्यास के टाइम पे जमीन पर ही रखते हैं अपनी चिन्ह को। ऐसा नहीं कि आगे से भी उठ जाए, आगे से नहीं उठना है, ठीक है। किया भी है आप लोगों ने, कराया भी आप लोगों को। आंखों को बंद करके पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल मतलब शिथिल बना लेना, रिलैक्सेशन देना है, ये पहली स्थिति है पहले। और पैरों को सटाकर रखते हुए धीरे धीरे जितना भी हो सके पावर लगा के आपको पैरों को ऊपर उठाना है। पैरों को ऊपर उठाने के लिए हाथों से जमीन पर दबाव डालते हैं और कमर के पीछे के भाग की जो मांसपेशियां हैं उनको संकुचित करते हैं, खींच लेते हैं। तो आप आराम से इसमें बिना तनाव की स्थिति आते थे अंतिम अवस्था में रह सकते हैं। और जब तक आपको रहना है रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में फिर ये पैर भी आपके सिर की तरफ आ जाएंगे, सिर पे टच हो जाएंगे, बल्कि समझ लीजिए पूरा का पूरा दोनों पैर सिर पे रख सकते हैं आप बाद में। ये पूर्ण शलभासन की स्थिति में आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बाद में उसी स्थिति में आ जाएं, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इस अभ्यास को बाद में उच्च अवस्था तक भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो शलभासन के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत ज़्यादा शक्ति या शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है, तभी आपके दोनों पैर पीछे उठ पाएंगे। जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर रहता है, जिन लोगों के जो हार्ट की धमनियां हैं या हाई बीपी है, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। जिनको पेट की समस्याएं जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, हार्निया हो गया, हाथों के जो वो होती है टीबी, उन लोगों को भी यह अभ्यास नहीं करना। इसका लाभ तो बहुत सारे हैं, गर्दन पे लाभ मिलता है इसका, और जो पेरिफेरल सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र सिस्टम होता है, उसमें भी लाभ मिलता है। मतलब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों तरह के जो सिस्टम है आपका, उसमें लाभ मिलेगा। और जो आपका श्रोणी प्रदेश है, हिप प्रदेश है, हिप वाला एरिया है, वो मजबूत बनता है, पीठ के निचले का हिस्सा मजबूत बनता है, लीवर को आराम मिलता है, लीवर को मतलब हेल्दी बनाता है, ये आमाशय को हेल्दी बनाता है, संतुलित करता है, पेट और आंतों के जितने भी रोग हैं उनको दूर करता है और भूख भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आप शुरू में आप चाहे तो इसको बोस्टर रख के, कुर्सी पे पैर रख के ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब उसी स्थिति में जा सकते हैं। या पीछे आप बेल्ट को टांग के भी किसी इस पे आप कर सकते हैं, दोनों पैरों को बांध लीजिए और टांग लीजिए, ठीक है। या किसी को बोलेगा खींच लो भैया, आ गए, सिर की तरफ खड़ा करो किसी को, दोनों पैर बांधो बेल्ट से और खींच लो, ठीक है। उस स्थिति में आप आ सकते हैं। तो शुरू शुरू में आप सहारा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोप्स का यूज कर सकते हैं और शलभासन आपका हो जाएगा। चेयर के साथ हो जाएगा, दीवार के साथ भी हो जाएगा, ठीक है, पलंग के साथ हो जाएगा, कई कई स्थितियों में हो जाता है, बेल्ट के साथ हो जाता है, हैंगिंग उसके साथ हो जाता है, कई स्थितियों में यह हो जाता है। तो ये शलभासन है। अब है भुजंगासन। भुजंगासन तो सबको पता ही है, भुजंग मतलब कोबरा।
तो ये भुजंग के समान इसको करना है। इसी में भी पेट के बल, अब पहले तो आगे पीछे से उठे, अब आगे से उठना है, सिंपल है। तो इसको करने के लिए पहले पेट के बल लेट जाना है, हाथों को कोहनियों से मोड़कर सीने के पास रखना है, एकदम चिपका के रखना है। पीछे से पैर मिले रहेंगे, ठीक है। हमारे लोगों के क्या है, ज्यादातर अलग हो जाते हैं, अलग होकर मतलब भुजंगासन करते हैं। जैसे आपको यहाँ विधि बताई थी कि भाई यहाँ पैर मिला के रखने हैं, तो पीछे से पैर मिले रहते हैं। अब हाथों का सहारा लेकर शरीर को चेहरे से धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, नाभि तक शरीर को ऊपर उठाते हैं, नाभि से नीचे नहीं। तो नाभि तक ही उठाना है, नाभि से नीचे का हिस्सा जमीन पे रहेगा। फिर कुछ समय तक इस स्थिति में रुकते हैं और धीरे धीरे वापस आते हैं। भुजाओं का पर सहारा जो पड़ता है, इसलिए उसको कह सकते हैं आसन में लाने में स्थिति पड़ रहती है। और इसका जो इफेक्ट है वो शरीर की सारी मांसपेशियों पे, काफी मांसपेशियों पड़ता है। गर्भाशय को स्वस्थ रखता है ये। इसलिए इस आसन में कौन सा मंत्र बोला जाता है? ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ठीक है। भुजंगासन में, सूर्य नमस्कार में भी भुजंगासन का एक स्थिति है, ठीक है। हार्ट की दमे की प्रॉब्लम को ठीक करता है। जो आपकी मंदाग्नि है, जठराग्नि वाली, उसको भी बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, वायु के दोषों को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कमर के दर्द को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है। हाँ, और फीमेल्स के लिए स्पेशली पीसीओडी, पीसीओएस, आज के नई जो बीमारियां हैं, अब तो इसमें तो क्योंकि शास्त्रों में नहीं लिखे मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे तो ये बीमारी होती नहीं थी। पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी नई नई बीमारियां जो आ गई हैं, वो बीमारियां होती नहीं थी, ठीक है। तो ये बीमारियां लाइफ स्टाइल की बीमारियां, लाइफ स्टाइल ठीक कर लो, ये बीमारी चली जाती है, ठीक है। बस उतना ही करना है, खान पान सुधार लो और अपना लाइफ जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा बदलाव कर लो शास्त्रों के अनुसार, और थोड़ा और प्रयास कर लो ठीक करने के लिए, तो हो सकता है कि जल्दी ही ठीक हो जाए ये सारी चीजें। इसमें अभी कभी भी शरीर को झटके से नहीं उठाना है और बहुत एकदम से सीधे खड़े नहीं हो जाना है। इसलिए आपके हाथ शुरू में, जब तक आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हाथ आपके सीधे नहीं होंगे। तो इसलिए एकदम से सीधे खड़े नहीं हो जाना, तो फिर वो उसका असर नहीं मिलेगा आपको, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको आप आराम से करना चाहिए। बाकी जिनको अल्सर हो, हर्निया हो, आंतों की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी, वो थोड़ा सा ध्यान से करें और निर्देश के अनुसार करें। आगे तकिया रख लें या कुछ और रख लें या कहीं और कर ले, सहारे से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आसन कर सकते हैं, ये आपके आसन हो गए। तो इसलिए ये आपने घिरण संहिता में कितने आसन, 32 आसनों का आपने मतलब एक सिद्धांत थ्योरी सुन ली है, थोड़ी थोड़ी समझ में भी आ गई होगी। करेंगे तो पूरा समझ में आएगा, जब तक करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये है। चलिए, यहाँ तक तो आसन हो गए आपके। और आसनों का के बाद आपका जो मंडूक आसन, मंडूक की मुद्रा रह गई आपका, वृक्षासन, गरुड़ासन, सब हो ही गए ऑलमोस्ट। हाँ, शलभ आसन देख लीजिए, शलभ आसन, ये शलभ आसन एक तो ये हो गया आपका, और एडवांस आपका ये हो गया, ठीक है। ये हो गया एडवांस, सिर पे पैर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मकरासन आपने पता ही है, उष्ट्रासन, भुजंगासन, भुजंगासन में भी बाद में पैरों को मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके सारे आसन हो गए। अब अगला जो चैप्टर है आपका, इसमें कोई किसी का प्रश्न तो पूछ सकता है, ठीक है। सर, जैसे आपने बताया कि मंडूक आसन में जो ज्ञान संहिता में दिया है वो तो नॉर्मल ऐसे बैठने का है, और जो हमने सीखा है मतलब जैसे नाभि के पास हम मुट्ठी को बना के रखते हैं, तो बेनिफिट इसमें भी वही मिलेगा सेम? उसमें अलग मिलेगा, इसमें अलग मिलेगा। उसमें पेट के बेनिफिट ज्यादा होंगे, ठीक है। और इसके बेनिफिट तो मैंने बता ही दिया आपको।
वो अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, तो बेनिफिट भी अलग होंगे, सेम बेनिफिट नहीं हो सकते। ठीक है, उसकी स्थिति एकदम डिफरेंट है। उसमें आपको प्रेशर डालना है पेट पे, एक्सेल करना है, कुंभक करना है। इसमें कहीं कुंभक नहीं करना है, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, इसमें लोअर एब्डोमेन से लेके नीचे तक, मतलब आपका पिंड, जांग में, पिंडरी का, घुटनों का, इसमें इनके सबकी एक्सरसाइज है। उसमें आपकी पेट की एक्सरसाइज ज़्यादा है। वज्रासन भी उसमें बैठते हैं तो वज्रासन के लाभ उसमें मिलेंगे। और पेट के जो लाभ है, जैसे गर्भाशय के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, आंतों के लिए, उसमें उसका लाभ मिलता है मंडूकासन में। ठीक है, तो ये भद्रासन जैसा लग रहा है। हाँ, भद्रासन का ही भाई है। इसमें पैर बाहर की तरफ है, यही हाँ, फर्क पैर बाहर की तरफ है और घुटने पूरे बाहर नहीं, साइड में नहीं है। भद्रासन में क्या है कि एकदम जब लास्ट वज्रासन की स्थिति होती है वो बराबर में आ जाते हैं, हमारे बिल्कुल साइड में आ जाते हैं घुटने। ठीक है, वो है। चलिए, और कोई प्रश्न जीवन का? चलें फिर करें अगला चैप्टर शुरू। प्राणायाम। घेरण संहिता में वर्णित प्राणायाम की विधि, उनके लाभ और सावधानियां। तो घेरण संहिता में जो प्राणायाम दिए गए हैं उन प्राणायाम का यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या है इसमें? घेरण संहिता में जो प्राणायाम, इसमें पहले बंध वगैरह दिए हैं, आंतरिक व्यायाम, स्नायु व्यायाम, उद्यान बंध, फिर मुद्राएं बताई गई हैं, धारणाएं बताई गई हैं। बहुत सारी, 15, 16, 17। प्राणायाम। तो यहाँ से प्राणायाम की शुरुआत की गई है, यही बताया गया है अपने। ये यौगिक श्वसन प्रक्रिया में इसमें है, यही आपका प्राणायाम बताया गया। ठीक है, प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, आयाम का अर्थ होता है नियमन। प्राण का अर्थ जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ नियमन होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इस वाले प्रकरण को, अर्थात प्राणायाम के पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ लेना है। इसी में आपको बताया कि महर्षि घेरण बोलते हैं कि अब मैं प्राणायाम की विधि बताता हूँ, जिसका साधन करने मात्र से मनुष्य देवता के समान हो जाता है। सिर्फ प्राणायाम से ही मनुष्य देवता के समान हो जाता है, ऐसा महर्षि घेरण बोलते हैं चंड कपाली को। और इसकी जो पहली शर्त बताई गई है, ये आप जब आपको कई बार श्लोक बताया भी है, समझाया भी है, और वीडियो में भी हमने कई जगह बताया भी है। आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धश्च तत्पश्चात प्राणायामम च साधयेत। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आप समझ लीजिए। और बाद में फिर इसमें स्थान का निर्णय भी किया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि भाई पहले आदौ स्थानम, मतलब स्थान का चयन करें, एक जगह अच्छे से ढूंढे जहां आपको प्राणायाम करना है, उस जगह का निर्धारण करें। और जगह का निर्धारण करने का मतलब है वो फिर बदले ना जल्दी से। कहीं आए जाएं, यात्रा पे रहें तो बदल सकती है, अदरवाइज जहां आप रहते हैं वहां उस स्थान को उस प्राणायाम के सापेक्ष बना लें, अर्थात उसके अनुकूल बना लें, उसके अनुकूल उसका निर्माण कर लें अपने उस एरिया का। ठीक है, प्राणायाम कक्ष बना लें। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना धूम्र कक्ष, धूम्रपान कक्ष अलग से, जो पापी होते हैं उनको सबको अलग भेज दिया जाता है कि भाई देखो वो है पापी रूम। ठीक है, वहां जाके पाप करो। ठीक है, ऐसी वो धूम्रपान कक्ष जैसा होता है,
ऐसी पुण्य कर्मों के वालों का होता, पुण्यकर्ताओं का व्यायाम कक्ष, प्राणायाम कक्ष। ठीक है, तो ऐसा ही अपना कक्ष बना लें। आदौ स्थानम तथा कालम, और फिर आप समय का डिसाइड करें कि भाई हाँ इस समय मैं अच्छे से टाइम दे सकता हूँ, ना तो इस समय मेरे पास फोन आते हैं, ना मुझे कोई इसमें ऑफिस का काम करना है, ना बच्चों को संभालना है, बच्चे भी सो जाते हैं या जागते हैं, या जो भी आपको डिसाइड करना है। समय 4 वक्त इसमें बताए गए हैं, मतलब बेसिकली प्राणायाम के लिए 4 वक्त बताए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं कि सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। इन चारों मुहूर्त में आप प्राणायाम कर सकते हैं। अब इतना सारा ऑप्शन तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, तो इतने ऑप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका प्राणायाम के लिए बड़ी अच्छी विधि है, जगह है, ठीक है। जगह का चयन हो गया, समय का चयन हो गया, आपने समय भी निर्धारित कर लिया, ठीक है। समय अब निर्धारित हो जाए आपका कि हाँ भाई मुझे 1 घंटा ऐसा है जो मैं मतलब उसमें नो डिस्टरबेंस एट ऑल, बाहर की भी कोई ज़्यादा साउंड नहीं आनी है, कुछ भी है, मतलब शोर शराबा नहीं है, तो सबसे उत्तम तो यही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सब सोते रहते हैं और आप अपना पुण्य कमाते रहते हो, देवताओं के तुल्य बनते रहते हो। और लोग सोचते हैं कि यार ये कर क्या रहा है, दिखता तो हमारे सामने है पूरे दिन, ठीक है, खाता पीता, लेकिन फिर भी इसका जो आभा मंडल है, ऑरा है, वो क्यों बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सुबह सुबह ये प्राणायाम करते हैं बढ़िया से, ठीक है। उन प्राणायाम से ही आप मतलब 1 घंटा सुबह 4 बजे उठें, 4:30 उठें, 5:30 6 तक, सब लोग 6-7 बजे के बाद ही उठते हैं, ठीक है। आप तो उतने देर में अपना प्राणायाम सटकर्म काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है, सटकर्म कर लें। इसके बाद मिताहारम तथा परम, फिर उसके बाद आपको भोजन संयमित करना, अपने भोजन को संयमित करना, नियमित करना, मिताहारी भोजन लेना है, अर्थात जो आपके शरीर के लिए मित्रवत हो, जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, सिर्फ आपके जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति न करें, आपके शरीर की पूर्ति करें, ठीक है, उतना। अर्थात शुद्ध शाकाहारी के साथ साथ शुद्ध सात्विक भोजन का चयन करें, तो आप में हल्कापन वैसे ही आने लगेगा, शरीर हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो वो कर लेंगे जब आप, उसके बाद बताया है कि फिर नाड़ी शुद्धि करें, उसके बाद फिर नाड़ी शुद्धि करें। पहले जब नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा आपका, तब आप बाकी प्राणायाम कर सकते हैं, तब उसका लाभ आपको सबसे अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो स्थान का चुनाव हो गया, समय का चयन हो गया, खाने का चयन हो गया, फिर आपने नाड़ी शुद्धि कर ली है, उसके बाद कोई भी प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही आपका सिद्ध होगा, सफल होगा। और प्राणायाम का समय भी बताया है, प्राणायाम का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो यही रहता है, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया कि दिन के समय नहीं करना है, शास्त्रों में लिखा है दिन में भी कर सकते हैं, दोपहर को भी, लेकिन वो योगियों के लिए बताई गई हैं बातें, जो उनका जीवन ही वो चलता है। हम तो दिन होते ही शुरू में मतलब नाश्ता इतना सारा खा लेते हैं, भैया 5-7 पराठे बना लो, और सुबह सुबह देखेंगे मुरथल में आप बहुत भीड़ मिलेगी आपको, नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा सुना है हमने कि ऐसा होता है कि उसके पराठे कई बार जाने का मौका मिला, भगवान ने जाने नहीं दिया कि तुझे नहीं खाने देंगे भाई वहाँ, ठीक है। तो ऐसा हुआ नहीं कभी। तो इसलिए आप सुबह सुबह इतना हम ठूस लेते हैं हम लोग, तो वो फिर क्या फायदा उसका। इसलिए इसमें बताया कि भैया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, कोई बना के भी नहीं देगा आपको उस टाइम पे, अगर आप खाना भी चाहोगे तो वैसे ही आपका पालन हो जाएगा नियम का, बिना बात ही। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 से 6 बजे के बीच को, इसको मान के चलिए, ठीक है, 4 से 6, 6:30 तक भी आप इसको मान के चलिए। जब वायु मंद हो, ठंडी हो, ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, उस शीतल वायु में प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। अर्थात बहुत तेज पंखा भी ना चलाएं, बहुत तेज ठंड भी ना लगे आपको, बहुत गर्मी भी ना लगे। ठंड लगे तो आप थोड़ा सा
कंबल वगैरह ओढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी चादर ओढ़ सकते हैं, उसको ओढ़ के कर सकते हैं। मतलब संतुलित रहे जो है तापमान है वो एकदम बैलेंस तापमान में करना है आपको, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, तो आप उसी वातावरण के अनुकूलित वातावरण बना लें। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको बना लेना है। तो उस तरह से अभ्यास करना। बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता, इसलिए खिड़की दरवाजे खोल ले जाते हैं। शुद्ध वायु हमेशा मतलब वेंटिलेशन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, तेज झोंके ना आए बस। ठीक है, वायु हल्की अगर ठंडी हो तो चद्दर ओढ़ लेनी चाहिए, कुछ पहन लेना चाहिए, ताकि शरीर को सीधे वायु के संपर्क में नहीं आने देना है। तो इस तरह से ये आप इसके नियम पढ़ लेंगे सारे। इसमें काल का निर्णय बताया गया है, जगह का निर्णय बताया गया है, कहाँ करना है, किस देश में करना है, मिताहार भी बताया गया है कि क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना है। ये सारा, पहले निषिद्ध आहार भी बताया गया है कि कौन कौन से आहार नहीं खाने हैं, ये सारा बताया गया है। कड़वा, अम्ल, लवण, तिक्त, ये 4 रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, तक्र, शाक, उत्कट, मध्य, ताल, कटहल का त्याग करें। कुल्थी, मसूर, प्याज, कुम्हड़क, साग, दंड, गोया, कैथ, ककोड़ा, ढाक, कदम्ब, जंबीरी, कुमुद, ये सब इनका त्याग करें। ये सब चीज बताया इसमें। ये योगियों के लिए है, गृहस्थों के लिए ये नियम बहुत सारे लागू नहीं होते। कभी आप सोचो कि ये हम भी अप्लाई कर लें, तो आपके लिए लागू नहीं होंगे। आप सिर्फ यही लागू कर लें कि प्राणायाम कर लें और थोड़ा भोजन को सात्विक कर लें। ठीक है, योगियों के आहार हैं यो, भोगियों के नहीं। ठीक है, संसार में भोगी जीते हैं, योगी नहीं। लेकिन हम उस तरह बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, भोजन पे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी चीट डे होता ही है, आजकल डाइट में बोलते हैं ना चीट डे। और देखो चीट करना सिखा रहे हैं, सोचो कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब डॉक्टर भी चीट करना सिखा रहे हैं कि भैया आज टुडे इज चीट डे। ठीक है, अब उनकी नजरों में क्या है, कैसे करते हैं कि भैया आज पकौड़ी भी खा सकते हो, कचौड़ी भी खा सकते हो। तो ये भी सिखाया जा रहा है आजकल, चीट करना भी, खुद को, किसी को नहीं, खुद को चीट करना है। तो सोचिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप संसार में रहते हुए आप संतुलित कर सकते हैं जीवन को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप जो पहला इसमें वर्णन किया गया है सहित प्राणायाम। ठीक है, सहित प्राणायाम इसमें बताया गया है। सहित में ही अलग आता है, निगर्भ सगर्भ वाले प्राणायाम आते हैं। हाँ, सहित प्राणायाम, सगर्भ और निगर्भ। ठीक है, निगर्भ, सूर्य भेद, उज्जाई, शीतली, शीत भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा, केवली, ये 8 प्राणायाम शायद इसमें बताए गए हैं। 8 प्राणायाम है इसमें। ठीक है, तो ये 8 प्राणायाम का जिक्र है इसमें, और गैरण संहिता में और माटिपद्योपिका में अलग है थोड़ा। तो सहित प्राणायाम 2 प्रकार के इसमें बताए हैं, एक सगर्भ और एक निगर्भ। सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ में बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है, और निगर्भ का अभ्यास बीज मंत्र के रहित होता है, अर्थात बीज मंत्र के साथ नहीं होता, कोई भी बीज मंत्र हो सकता है। तो पहले जो सगर्भ प्राणायाम है उसमें सबसे पहले ब्रह्म पर ध्यान लगाना है, ब्रह्म पर ध्यान लगाना है, केंद्रित करना है, सजगता लानी है अपने उसमें, शरीर में, प्राण में, मन में, और उसको मतलब कंसंट्रेट करना है, केंद्रित करना है। और उसमें आप देखेंगे आंख बंद करके लाल रंग को देखना है, ये कल्पना करनी है कि लाल रंग है जो रजस गुणों से परिपूर्ण है, और उसका संकेत है वर्ण में। फिर ईड़ा नाड़ी क्या है, बाएं नासिका से इनहेल करते हैं, पूरक करते हैं। बाएं नासिका से पूरक करते हुए वायु को अंदर खींचते हैं, और
आकार की मात्रा को 16 बार गिनना है, पूरक के पश्चात कुंभक लगाना है और कुंभक लगाकर उड्डयन बंद लगाना है। ये सब आपको करना है। तो अब यहां पूरक के बाद उड्डयन बंद लगाया, इसका अर्थात आप देखेंगे जबकि उड्डयन बंद कैसे लगता है, उड्डयन बंद तो एक्सहेल करके लगता है, यहां पूरक के बाद बताया है, तो थोड़ा सा अटपटा वाली बात हो गई, थोड़ा चेंज वाली बात हो गई। ठीक है, तो क्योंकि पेट भरा है उसके अंदर, उसके बाद पेट को अंदर खींचना ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो सगर्भ प्राणायाम की यही विशेषता है, क्योंकि यहाँ सामान्य रूप से सामान्य प्राण की जो शिक्षा है वो तो नहीं दी जा रही है, थोड़ा विशेष प्राणायाम है ये। तो इसलिए अगर व्यक्ति अंतर कुंभक लगाता है और साथ में और भी बंद लगाता है, मूल बंद लगाता है, जालंधर बंद लगाता है, उसका अभ्यास उसको पहले होना चाहिए, बहिर्कुंभक का भी अभ्यास होना चाहिए और उड्डयन बंद लगाना चाहिए। तो इस तरह से इस बंद का प्रयोग करके आपको ये प्राणायाम करना, अर्थात आप लेफ्ट नाड़ी से बाईं नासिका से पूरक करते हुए वायु को अंदर खींचना है और आकार की मात्रा को 16 बार गिनना है, चाहे तो मैं लीजिए या ओम लिख लीजिए, 1 ओम 2 ओम ऐसे करके लीजिए। ठीक है, पूरक के पश्चात जब आपका इनहेल हो जाए तो कुंभक लगाना है और कुंभक लगा के फिर उड्डयन बंद लगाना है। ठीक है, अर्थात आपको इनर कुंभक करना है और इनर कुंभक के साथ उड्डयन बंद लगाना है। थोड़ी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इसी को सगर्भ प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, पेट को अंदर खींचना है और फिर बाद में जब आप लगे तो फिर इसको धीरे धीरे आपको एक्सेल कर देना है। एक्सेल आप किसी भी नाक से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें निगर्भ बताया गया है, उसमें मंत्र का प्रयोग किया गया है, ध्यान लगाया गया है लाल रंग पे, और मैं जो सांकेतिक वर्ण है मैं, उस पे ध्यान लगाया गया है, उसको बताया गया है। इसका विस्तार आप इसमें घृण संहिता में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। जो निगर्भ प्राणायाम है उसको भी आप देखेंगे कुछ विभाजन किए गए, उत्तम, मध्यम और अधम, 3 तरीके से उसको डिवाइड किया गया। तो इस प्राणायाम में बीज मंत्र का सहारा नहीं लिया जाता है और ना ही किसी की तत्व की धारणा का अभ्यास किया जाता है, केवल संख्या गिनती की जाती है। पूरक, कुंभक और रेचक की कुल गिनती इसमें की जाती है, 112 तक की जाती है। पूरक, रेचक, कुंभक की गिनती 112 तक की जाती है। तो जो उत्तम निगर्भ प्राणायाम में है, इसमें 20 गिनती से पूरक प्रारंभ होता है। 20 गिनती से तो पूरक प्रारंभ होगा, अर्थात 20 गिनने तक श्वास लेना है, 80 गिनने तक श्वास को रोकना है और 40 गिनने तक श्वास को छोड़ना है। जबकि मध्यम निगर्भ प्राणायाम में 16 मात्रा तक का अभ्यास करना है। पूरक, कुंभक, रेचक में 16, 64 और 32, 1:4:2 ऐसे करना है। रेशो दोनों ही रहेगा, दोनों में सेम ही रहेगा, उसमें 20 और इसमें, और जो सबसे नीचे वाला है अधम, उसमें 12 गिनती से शुरू करना है आपको। तो सोचिए, जब आपका ये नाड़ी शोधन की ही प्रक्रिया है एक तरह से, मान के चलिए। तो जो निगर्भ प्राणायाम है उसमें काउंटिंग के साथ आपको ये करना है। और शुरुआत कहाँ से, यदि उत्तम निगर्भ प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत ही 20 से होगी, 20 तक इनहेल करते रहना है। ये आप एक बार तो कर सकते हैं, लेकिन यदि अभ्यास नहीं है अच्छे से प्रॉपर, इसलिए नाड़ी शोधन पहले कर लेना चाहिए। इसलिए प्राणायाम जो बताए हैं ये नाड़ी शोधन के बाद बताए हैं। कभी आप सोचो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम सीधा यहीं से शुरू होता है, ऐसा नहीं है। ये जो प्राणायाम के उल्लेख किया गया उन्होंने पहले ही बता दिया कि भैया पहले नाड़ी शोधन कर लो अच्छे से। अब नाड़ी शोधन में यहाँ तक तो हम इसमें लेके ही आ जाते हैं 20 तक, तो 20, 80, 40 ये तो नॉर्मल, मतलब लास्ट पॉइंट तक आते आते हो जाता है आपका। जब ना लास्ट तक आ जाएगा तो बाकी तो सब नीचे ही है। तो उत्तम लेवल का यहाँ शुरुआत है, सोचिए।
ठीक है। तो ये निगर प्राणायाम में 20 इनहेल करना है, 80 तक रोकना है और 40 तक निकालना है सांस। फिर उसी तरह से इनहेल करेंगे दूसरी नासिका से 20, 80, 40 ऐसे रोकना है। नहीं तो फिर आप मध्यम में चले जाओ, 16 से करो शुरू, 16, 64, 32, और उससे भी नीचे जाना है तो 12, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, ठीक है, 12, 48 और 24 ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी श्वास पर नियंत्रण करना है। यहाँ आपको देखेंगे कि शारीरिक आंतरिक बेचैनी की भी होगी, उत्तेजना भी होगी। यहाँ पर आपको मस्तिष्क का संयम रखना है और बेचैनी पे संयम रखना है, मानसिक उत्तेजना पे संयम रखना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ेगा ना इतना करना। तो इसलिए पहले नाड़ी शुद्ध कर लोगे, नाड़ी शोधन कर लोगे और उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए। जब उत्तम प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो फिर आपके अंदर अलग अलग तरह की शक्ति आ जाएगी, ठीक है, बहुत पावर आ जाएगी, ठीक है। और प्राणों की जागृति, स्पंदन, ये सब आपको अलग अलग अनुभव होने लगेंगे इसी दौरान कई अनुभव आपको होंगे। आप देखिएगा जब आप प्राणायाम करेंगे तो अपने आप के अनुभव डिफरेंट होंगे। जो योगी ने लिखे उनके अनुभव तो वो हैं जो सात्विक यौगिक जीवन जीते हुए करते हैं, वो अनुभव है उनके। यहाँ आपको जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन को करते हुए, उस जीवन को समझते हुए और उसमें उस तरह की चीजें लाते हुए जो करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको होगा ये अनुभव। हर व्यक्ति का मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, वातावरण जो जहाँ वो रहता है उन सब का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका सूर्य भेदन प्राणायाम। इन सब में आप देखेंगे ध्यान अवस्था में ही बैठना है, मतलब वो विधि तो वही अपनानी है आपको कि ध्यान के किसी भी आसन में बैठते हैं, सिर और मेरुदंड हमेशा हर प्राणायाम में सीधी रखनी है, हाथों को घुटना पर रखना है, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं आप, और आंखों को बंद करना है, पूरे शरीर को रिलैक्सेशन में लाना है, शिथिल बनाना है। जब शरीर शांत, शिथिल, आरामदायक स्थिति में हो जाए तब अपनी श्वास के प्रति आप सजग हो जाएं, संयम बनाए रखें, और जब तक संयम बनाना, जब तक आपकी सांस धीमी ना हो जाए और गहरी ना हो जाए। जब ऐसी स्थिति आ जाए आपके 2-3 मिनट के अंदर ऐसा आवाज करें तो फिर क्या करना है, जो दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा को भ्रू मध्य पे लगा देना है, ठीक है, इस तरह से ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये भी स्थिति होती है प्राणायाम करने की। तो मध्य में अनामिका को बाईं नासिका के ऊपर रखें और उन उंगलियों द्वारा क्रम से नासिका छिद्र को बंद कर श्वास के प्रवाह को नियंत्रित करना है। तो पहली और दूसरी उंगली हमेशा भ्रू मध्य पर रहेगी, अनामिका से बाईं नासिका को बंद करना है और दाहिनी नासिका से श्वास अंदर खींचना है। गिनती के साथ खींचना है ताकि श्वास पर नियंत्रण रह सके। कितनी गिनती तक आप कर रहे हैं? जब पूरक की समाप्ति हो जाए तो दोनों नासिका को बंद कर लेते हैं, कुंभक करते हुए जालंधर बंद और मूल बंद लगाते हैं। पहली बार जब अभ्यास करते हैं तो कुछ ही क्षण करें, फिर मूल बंद छोड़कर जालंधर बंद को छोड़ें। पूरक कुंभक रेचक का जो अनुपात रहेगा वो 1:4:2 रहता है। शुरू में आप इसका कम रेशो भी यूज कर सकते हैं, 1:3:2 भी कर सकते हैं, ठीक है, या 1:1:1 से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे। जालंधर बंद मूल बंद का अभ्यास करते हैं। ये 4 के अनुपात में कुंभक के पश्चात आप पहले मूल बंद छोड़ते हैं, फिर जालंधर छोड़ते हैं, फिर सिर को सीधा करते हैं। सीधा करके दाहिनी नासिका से ही बाहर सांस निकालते हैं। ये एक आवृत्ति हो जाती है। शुरू में आप इसकी 10 आवृत्ति कर सकते हैं, बहुत रहती है, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी अवधि को आप 10 मिनट 15 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। तो समझ गए ये प्राणायाम, ठीक है।
मतलब नासिकाग्र मुद्रा, या कह सकते हैं कि जो प्राणायाम मुद्रा है वो उसको आप बनाएंगे। यही आपका जो 2 उंगलियां हैं, ठीक है, ये तो इससे अनामिका, और इससे तो नाक और अंगूठे से तो ये बंद होएगा, ठीक है, नाक पर रहेगा। ये 2 मध्यमा और तर्जनी यहाँ पे रहेंगे आपके। ये वाला प्राणायाम इसको कर सकते हैं, ठीक है। राइट को खोल के रखना है, लेफ्ट को बंद रखना है, अर्थात अंगूठे वाले को खोल के रखना है। बाद में जब कुंभक करोगे तब बंद करना है इसको, ठीक है। तो इनहेल करना है किससे? राइट से इनहेल करेंगे, लेकिन एक काउंटिंग के साथ करेंगे ताकि नियंत्रण रहे प्राण पे। चाहे आप किसी भी काउंटिंग से शुरू करें, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे पहुंचना ऊपर लेवल तक ही है। तो रेशो को भी आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको सुविधाजनक लगे, लेकिन बाद का रेशो क्या रहेगा? 1:4:2 रहेगा, ठीक है। शुरू में रेशो चेंज कर सकते हैं। इनहेल करना है, कुंभक करना है, कुंभक करके फिर जालंधर बंद लगाना है और मूल बंद लगाना है, फिर मूल बंद छोड़ना है, जालंधर बंद छोड़ना है ना, गर्दन सीधी करनी है, और फिर राइट से ही एक्सेल कर देना, वो भी काउंटिंग के साथ। शुरू में ऐसे 10 करें, 10 बार करें, 10 फिर बार में 11 करें, 12 करें, 13, 14, 15 करें, ऐसे करके जाएं तो फिर 10-15 मिनट तक इसको आप बढ़ा सकते हैं। भोजन के बाद कभी नहीं करना है प्राणायाम का अभ्यास, ये ध्यान रखें आप कभी भी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देर तक करते रहेंगे तो फिर सांस के चक्र में असंतुलन भी हो सकता है। हार्ट के रोगी ना करें, हाई बीपी वाले ना करें, मिर्गी वाले ना करें इसका अभ्यास को, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है ना, शरीर में अग्नि बढ़ती है। ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करता है, शरीर में अग्नि बढ़ाता है, ताप को उत्तेजित करता है, ठीक है। अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाने में बहुत उपयोगी है। वात दोष का निवारण करता है। रक्तचाप, बांझ कृमि के उपचार में, जो निम्न रक्तचाप है, ब्लड लो बीपी वाले कर सकते हैं, ठीक है। बांझपन रहता है महिलाओं का, वो इसमें ठीक होता है। कृमि रहती है, वो भी ठीक होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है, एब्डोमेन की समस्याओं के लिए अच्छा है, पीरियड्स के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए यदि बात करें, और बाकी पुरुषों के लिए भी, सबके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। बस ये है कि इसमें हार्ट वाले और हाई बीपी वाले स्पेशली वो ना करें इस प्राणायाम को ज़्यादा, ठीक है। यदि किसी का लो बीपी है तो वो बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके लिए जो इसमें जिक्र नहीं है, चंद्रभेदी प्राणायाम है, इसका उल्टा कर लेना है। चंद्रभेदी में इसको पलट लेना है, मतलब इसका ऑपोजिट कर देना, सारी चीजें, सारी क्रियाएं, ठीक है। मतलब बस सांस ही चेंज करनी है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। और कुंभक ना करें। अगर हाई बीपी के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर उसमें कुंभक नहीं लगाना आपको, ठीक है। कुंभक नहीं लगाना, सिर्फ सीधा लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ देना है, ठीक है। ये करना है, इनहेल करना है और एक्सेल करना है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है, ये आप कर लीजिए, ठीक है। कुंभक का प्रयोग नहीं करना उसमें, ठीक है। तो ये है आपका नाड़ी, क्या बोलते हैं उसको, सूर्य भेदन प्राणायाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है आपका। उज्जाई प्राणायाम से कल चलाएंगे। यहाँ तक का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है आप लोग। आपने बताया था एक बार कि जब सूर्यभेदी करें तो चंद्रभेदी भी कर लें तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं कि आज मैं सूर्यभेदी कर रहा हूँ या आज मुझे चंद्रभेदी करना है? हाँ, यदि ये बेसिकली बैलेंस तो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप नॉर्मल स्वास्थ्य है आपका तो कर लेना चाहिए बैलेंस के लिए, ठीक है। और